हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ वैल्यू एडिशन सीरीज का एक और पार्ट। और इस पार्ट में बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ ईस्ट की वो प्रजातियां या पूर्वोत्तर राज्यों में मिलने वाली वो प्रजातियां जो प्रीवियस वीडियो में रह चुकी थी। ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो थोड़ी रेयर हैं, आपको संभवतः इनके बारे में ज़्यादा सुनने को या पढ़ने को नहीं मिलता होगा, परंतु इनका वर्णन जो है समय समय पर हिंदू या करंट अफेयर में आता रहता है। फाइन, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ समझिएगा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने ज़्यादा डिस्कस इस बात पर करा था कि ये प्रजातियां हैं कौन सी। आज के इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग के पार्ट में 10 मिनट में आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि क्या कारण है कि ये रेयर प्रजातियां नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट अर्थात हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में ही देखने को मिल रही हैं। फाइन, तो इस चीज़ को समझने के लिए आइए इसे देखते हैं। अब यहाँ समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कुछ इस प्रकार से कि ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। क्लियर? अब समझिएगा कि इस प्रकार से अगर हम ड्रॉ करें तो ये है हमारा हिमालयीन क्षेत्र। क्लियर? अब यहां ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला खासकर, ये हमारे लिए क्रूशियल क्यों है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो याद रखिए कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा पूर्वी हिमालय है या जिसे हम कहते हैं ईस्टर्न हिमालय या पूर्वी हिमालय, याद रखिए ये हमारी जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। अब क्या कारण है कि यहां जैव विविधता सर्वाधिक है, तो याद रखिए कि जनरली आपको सिर्फ बुक्स में ये स्टेटमेंट ही लिखा दिखेगा कि ये जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, परंतु इसका मुख्य कारण कभी आपको समझ में नहीं आएगा। फाइन, तो इस चीज को समझिए कि क्या वो रीजंस है कि यहां रेयर स्पीशीज मिलती हैं, रेयर प्रजातियां मिलती हैं। फाइन, तो इसका मुख्यतः अगर मैं डिवाइड करूं तो इसका मुख्यतः जो है वो 3 कारणों से, या हम देखें तो 4 कारणों से हम इसे डिराइव कर सकते हैं, इसे कंक्लूड कर सकते हैं। अब इसमें याद रखिएगा, सबसे पहला कारण है इस स्थान पर मिलने वाले 4 अलग अलग इकोसिस्टम। फाइन, कैसे? तो देखिएगा, आप पाएंगे इस एरिया में आपको एक तो पूर्वी हिमालय दिखेगा, पूर्वी हिमालय का पारिस्थितिक तंत्र देखने को मिलेगा। अब यहां जानने योग्य बात है, याद रखिएगा, जस्ट अ सेकंड, मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। याद रखिएगा पूर्वी हिमालय के लिए यहां पर जो हिस्सा है हिमालय का, यह कर्क रेखा से अत्यधिक पास है। और इवन अगर मैं आपसे कहूं तो कर्क रेखा हमारे पूर्वोत्तर के 2 राज्यों से होकर गुजरती है, जहां हिमालय का विस्तार पूर्वांचल हिल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। मैंने मणिपुर बारे वीडियो में, जहां मैंने मणिपुर की मैपिंग बताई है, वहां जो पूर्वी हिमालय है इसकी मैपिंग भी बताई थी। मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम, नागालैंड में नागा, मणिपुर में मणिपुर हिल्स, और नीचे जाएंगे तो आपको इसी प्रकार से मिजोरम में लूसाई हिल्स देखने को मिलती हैं। फाइन, तो ये जो हिमालय का भाग है ये कर्क रेखा के बहुत पास है, इसीलिए यहां तापमान उच्च है। तथा मैंने भारतीय मानसून वाले चैप्टर में आपको बताया था यहां पर जो वर्षा है यह भी पर्याप्त होती है। याद रखिएगा कि मानसून वाले चैप्टर मैंने बताया था आपको कि इस प्रकार से जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा इस स्थान पर प्रवेश करने से यहां पर वर्षा पर्याप्त होती है, और इसी कारण आपको देखने को मिलेगा कि इस क्षेत्र में जो है वो जैव विविधता उच्च है। क्लियर? अब ये एक जो है वो रीजन हुआ। इसी प्रकार से आप पाएंगे कि इस क्षेत्र में आपको एक और इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, एक और पारिस्थितिक तंत्र देखने को मिलेगा, जो कि है वास्तव में उत्तर भारत का मैदानी भाग। अब यहां समझिएगा कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसका विस्तार केवल और केवल इस स्थान तक लिमिटेड नहीं है। याद रखिए कि अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस प्रकार से आपको इसका विस्तार जो है इस क्षेत्र में जाते हुए भी दिखेगा, और ये किस प्रकार से उपस्थित है तो समझिए इस चीज को कि ब्रह्मपुत्र का जो मैदान आपको देखने को मिलता है। फाइन, जस्ट अ सेकंड, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। यहां आप आएंगे तो ध्यान से देखिए, जो आपको ब्रह्मपुत्र का मैदान देखने को मिलता है, याद रखिए इस मैदान में अपने अलग प्रकार के जीव उपस्थित हैं। अब इस मैदान के जीव अलग होंगे,
इस क्षेत्र में मिलने वाले जीव अलग होंगे। अब जैसे जैसे अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित होंगे तो आप पाएंगे कि वहां जैविक विविधता, जीवों की विविधता या वनस्पतिक विविधता, ये काफी ज्यादा होगी। क्लियर? तो आपने दो पारिस्थितिक तंत्र देखे। अब देखिए इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला जो क्षेत्र है, आपको यहां एक और कंडीशन देखने को मिलेगी। आप पाएंगे कि इस स्थान पर म्यांमार का जो अपना पारिस्थितिक तंत्र है, अब याद रखिए म्यांमार जो है विश्व के कुछ ऐसे देशों में आता है जहां पर फॉरेस्ट कवर अर्थात वन आच्छादन ये काफी है। फाइन। तो एक म्यांमार का खुद का पारिस्थितिक तंत्र है। ये बेसिकली आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, आप इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये वन पारिस्थितिक तंत्र है, वन पारिस्थितिक तंत्र है। और याद रखिए ये वन पारिस्थितिक तंत्र का जो विस्तार इस स्थान पर होगा, फिर वहां वन की अलग विशेषता दिखेगी। अब ये जो वन है ये किस प्रकार के हैं, तो याद रखिएगा ये सदाबहार वनों का उदाहरण है। और म्यांमार वाले पार्ट में सदाबहार के अलावा पर्णपाती भी हैं, परंतु हमारे क्षेत्र में जो आता है वो मुख्यतः सदाबहार वनों के आसपास और पर्णपाती वन का एक मिक्सचर है। यहां पर प्रॉपर आपको पर्णपाती वन ही दिखेंगे। फाइन। अब देखिए इस स्थान पर पर्णपाती वन है, यहां सदाबहार वन और पर्णपाती का मिक्सचर मिलेगा। और साथ में आपको इस स्थान पर एक और विशेषता देखने को मिलेगी। याद रखिएगा आपको इस स्थान पर जो है वो प्रायद्वीपीय भारत, फाइन, इसके भी गुणधर्म देखने को मिलेंगे। किस प्रकार से, तो याद रखिए मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, और अगर आपको याद ना हो तो इसे इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड मैं आपको बताऊं तो याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत का वास्तविक जो जियोलॉजिकल शेप है, फाइन, वो इस प्रकार का है। फाइन। अब यहां आपको जो देखने को मिलता है, जस्ट अ सेकेंड, ये कुछ इस प्रकार से है। यहां जो आपको देखने को मिलता है ये वाला भाग, इसे आप अरावली के नाम से जानते हैं। क्लियर? ये इस प्रकार से जो है ये अरावली वाला क्षेत्र है। क्लियर? अब यहां जो भाग है याद रखिएगा ये भाग वास्तव में ब्रेक हो चुका है, ये टूट चुका है, और इसके बीच में गंगा और ब्रह्मपुत्र ने अपने मैदान का निर्माण करा है। और याद रखिएगा यहां जो गैप आया है इस गैप को कहा जाता है मालदा गैप। क्लियर? और याद रखिए इस चीज को कि जस्ट अ सेकेंड, याद रखिए इस चीज को कि यहां जो आपको हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों में चोटियां देखने को मिलती हैं, जिसे हम गारो, खासी, जैंतिया, इसके अलावा बराइल, मिकिर, रिंगमा, ये भी जो अदर चोटियां आपको देखने को मिलती हैं, अदर जो आपको पठारी क्षेत्र यहां देखने को मिलता है, ये हिमालय के पास होने के बाद भी आप पाएंगे कि ये क्षेत्र वास्तविकता में हिमालय से बिलोंग नहीं करता, प्रायद्वीपीय भारत से बिलोंग करता है। याद रखिएगा कि ये सारी जो चोटियां हैं ये हिमालय के बहुत पास हैं, परंतु इनकी जो उम्र है, इनकी जो एज है, ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू हिमालय। अब ये जो पार्ट है वो इस भाग से अलग हो चुका है। आप यहां पाएंगे यहां पर जो है वो छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है। और याद रखिए छोटा नागपुर के पठार पर, जस्ट अ सेकेंड, याद रखिए यहां पर है छोटा नागपुर, और याद रखें जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है या पठार है, इस पठार पर आपको देखने को मिलती हैं राजमहल की पहाड़ियां। और याद रखिए ये जो राजमहल की पहाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं, इन्हीं का विस्तार है वास्तव में ये गारो, खासी, जैंतिया। और याद रखिए इस छोटा नागपुर के पठार का ही विस्तार है मेघालय का पठार। अब यहां जानने योग्य बात है कि मेघालय का पठार विस्तार है छोटा नागपुर पठार का, तथा राजमहल का विस्तार है गारो, घासी, जैंतिया के रूप में। और इन दोनों के बीच में आपको ये जो गैप दिख रहा है इसे राजमहल, गारो गैप या फिर कई बार मालदा गैप इस नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा सिविल सेवा परीक्षा ने इससे कई बार प्रश्न करे हैं। और यह भी याद रखिएगा कि ये जो राजमहल गारो गैप है, इस गैप में गंगा व ब्रह्मपुत्र ये अपने डेल्टा का निर्माण करती है। और यह भी याद रखिएगा कि इसी डेल्टा पर पूरा का पूरा बांग्लादेश जो है वो सिचुएटेड है। फाइन। पूरा का पूरा बांग्लादेश एक गैप में आता है। तो आई थिंक आपको यह बात क्लियर हो चुकी होगी कि प्रायद्वीपीय भारत में
जो भाग है उसका एक विस्तार आगे तक उत्तर पूर्व में उपस्थित है। तथा अब यहां समझिए कि इस भाग की अपनी अलग प्रकार की चट्टानें होंगी, चट्टानें अलग होंगी तो यहां पर मृदा अलग होगी, मृदा अलग होगी तो वनस्पति अलग, वनस्पति अलग तो जीव अलग, और जीव अलग तो जैव विविधता ज्यादा। क्लियर? अब समझिए कि हिमालयीन क्षेत्र में जब 4 अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों की उपस्थिति होगी तब की कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा कि यहां सहज रूप से जैव विविधता अधिक है। क्लियर? अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल मैं यहां मेंशन कर देता हूं। चैनल का नाम है अभिनव, जस्ट अ सेकेंड। यहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे, आप इसे डाउनलोड करके अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम जल्दी से आ जाते हैं हमारे प्रजातियों वाले पार्ट में। यहां ध्यान से देखिएगा, यह है बेसिकली पिग्मी हॉग। क्लियर? मैं यहां मेंशन कर देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। इसे कहा जाता है हॉग। अब यहां याद रखिए कि यह वर्ड आपको इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा। इसके लिए स्टेटमेंट है, यह विश्व का सबसे छोटा शूकर प्रजाति है, अर्थात पिग है। यह भी याद रखिएगा कि यह जो है ये एंडेमिक है, सॉरी, हाँ, स्टॉप, ये एंडेमिक है इंडिया का। एंडेमिक का मतलब है ये स्थानिक है। अब ये याद रखिएगा कि एंडेमिक वर्ड के हिंदी में ट्रांसलेशन में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, लेकिन एंडेमिक वर्ड जो है इंग्लिश में कॉमन है, यही यूज होता है। तो आपको पता होना चाहिए स्थानिक का मतलब एंडेमिक है, ये भारत के एंडेमिक प्रजाति में आता है। क्लियर? अब इसकी दूसरा स्टेटमेंट समझिए। याद रखिएगा कि यह घास के मैदान में रहता है, और यह भी याद रखिएगा कि यह घास के मैदान में रहने के कारण आप पाएंगे कि इस घास के मैदान के क्षेत्रों का तेजी से विनाश होने से इस जीव की जनसंख्या जो है वो कम होती जा रही है। और लिटरली ये जो जीव आप देख पा रहे हैं ये युवा है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका आकार जो है वो हैंड होल्ड होता है, आप एक हाथ से आसानी से इसे उठा सकते हैं। क्लियर? याद रखें कि ये भारत का एंडेमिक है, ये भारत में केवल मिलता है। कभी कभार ये जो है वो नेपाल में भी देखा गया है तथा बांग्लादेश में भी, परंतु भारत में मुख्य रूप से है। और यह भी याद रखिएगा भारत में मुख्य रूप से कहां, तो आपको एक यूपी, बिहार यहां पर देखने को मिलता है, और मेनली ये असम में देखने को मिलता है। यह भी याद रखिएगा कि ये असम में कौन से नेशनल पार्क में देखने को मिलता है, ये मानस नेशनल पार्क में। और यह भी याद रखिएगा कि जो मानस नेशनल पार्क है ये असम में आता है, और कंटिन्यूएशन में भूटान जाता है, और जहां इसे भूटान में कहा जाता है रॉयल मानस नेशनल पार्क। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इसे कहा जाता है गोल्डन लंगूर। अब समझिएगा इस चीज को कि आप सभी को मेंशन करना है जितनी प्रजातियां हैं। देखिए मैं इजीली जो है वो इन प्रजातियों का IUCN स्टेटस आपको बता सकता हूं, पर मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा हम और आप इंटरेक्टिव बने। आप इनके बारे में सर्च करके मुझे मेंशन करें कि इनका IUCN स्टेटस क्या है। देखिए अगर आप जो है खुद से थोड़ी चीजें सर्च करेंगे तो आपको जो है एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन टॉपिक के बारे में मिलेगी। आप बहुत कुछ और भी जान पाएंगे इन जीवों के बारे में, और यूपीएससी में इससे प्रश्न जरूर आते हैं। और याद रखिए जितना ज्यादा आप टॉपिक के बारे में रीड करते हैं आपकी एग्जाम के लिए अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है गोल्डन लंगूर। याद रखिएगा कि 2 प्रकार के लंगूर भारत में मिलते हैं। फाइन, 2 प्रकार के होते हैं। अब एक जो होता है उसे कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट लंगूर, यानी कि काले तथा सफेद फर वाला लंगूर। आपको इसको देखने को मिलेगा कि काले कलर का जो है उसके फेस होगा, और बॉडी जो है वो व्हाइट या ब्राउन कलर की होगी। क्लियर? लेकिन याद रखिए ये जो लंगूर है ये अलग होता है। इसमें आप पाएंगे कि इस लंगूर का जो पूरी बॉडी है इसमें फर गोल्डन कलर के होते हैं, और फेस जो है वो इस प्रकार से ब्लैक कलर का दिखाई देगा। क्लियर? अब इस चीज को याद रखिएगा कि जो गोल्डन लंगूर है ये काफी ज्यादा रेयर है। इसकी जनसंख्या तेजी से कम हो रही है, और इसका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। मैं इसका इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसे अपडेट कर लें, क्योंकि ये कुछ ही समय में अपडेट होने वाला है। क्लियर है? ऑब्जर्वेशन गया है, इनकी जनसंख्या काउंट की गई है, और हो सकता है ये चेंज हो। अब यहां जानने योग्य बात यह है
कि ये जो गोल्डन लंगूर है इसका जो जनसंख्या है ये कम होने का मुख्य कारण क्या है, तो इसके याद रखिएगा इसके मुख्य कारण है इसका हैबिटेट लॉस अर्थात प्राकृतिक आवास की क्षेत्रों में कमी। क्लियर। और ये भी याद रखिएगा कि ये पूरी तरह से जो है वो शाकाहारी होता है। एक बच्चे ने एक बार कमेंट करा था कि जो बंदर होते हैं वो सभी शाकाहारी होते हैं, ऐसा नहीं है, ये सर्वाहारी की कैटेगरी में आते हैं, परंतु ये पूरी तरह से शाकाहारी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार से आप पाएंगे ये काफी रेयरेस्ट टाइप का मंकी है। याद रखिए इसे कहा जाता है स्नूब नोज्ड मंकी। और यह भी याद रखिएगा ये जो स्नूप नोज्ड मंकी है इसे चपटी नाक वाला बंदर कहा जाता है। यह मेनली म्यांमार में मिलता है तथा साथ में चीन में देखने को मिलता है। और यह भी याद रखिएगा कि यह भारत में एक बार देखने को मिला है अरुणाचल प्रदेश में। इसकी मुख्यतः जनसंख्या हमारे यहां उपस्थित नहीं है, परंतु इसे ऑब्जर्व करा गया कि अरुणाचल प्रदेश में उपस्थित है। और काम की बात बच्चों याद रखिएगा, इसके लिए यह स्टेटमेंट नोट करा जाता है कि यह छींकने वाला मंकी है। फाइन। अब ये छींकने वाला या कई बार इसे कहा जाता है ये रोने वाला मंकी है। अब ये रोना या छींकना या उदास मंकी भी कहा जाता है। ये वर्ड क्यों यूज होता है, तो याद रखिए इसकी जो नाक का आकार है ये कुछ इस प्रकार से होता है कि जब कभी वर्षा होती है तो वर्षा के समय अगर ये मंकी सीधा ऊपर खड़ा रहे या पेड़ों पर बैठा रहे तो बाय डिफॉल्ट इसकी नाक के अंदर जो है वो पानी चला जाता है, जिस कारण वर्षा होने पर ये जोर जोर से छींकने लगता है। इसलिए कई बार इसे छींकने वाला मंकी कहा जाता है। या रोने या उदास मंकी क्यों कहा जाता है, तो याद रखिए इससे बचने के लिए पेड़ से उतरकर ये अपने दोनों पैरों के बीच में अपना सिर रखकर अपने आप को वर्षा से बचाता है, जो ये दिखाता है कि वर्षा आने पर शायद ये उदास है, पर उदास नहीं है। सिंपल सा एक जो है टेक्निकल प्रॉब्लम है कि पानी में जो है नाक में जो है पानी जाने से इस प्रकार की समस्या होती है। याद रखें कि इसकी जनसंख्या बहुत तेजी से जो है वो घट रही है और यह मुख्यतः चीन और म्यांमार वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। भारत में एक समय पर अरुणाचल प्रदेश में इसे देखा गया था। क्लियर। अब इसी प्रकार से जो है आप आएंगे तो ये लास्ट बचता है, याद रखिएगा इसका नाम है बेसिकली वॉकर या चलने वाली मछली। अब यहां ध्यान देने योग्य है कि ये जो मछली है या मैं कहूं ये जो फिश है इसे वॉकर फिश या कई बार बॉनी मछली या डॉर्फ फिश भी बोलते हैं। अब समझिए कि ये प्राकृतिक रूप से शायद ना मिलती हो, लेकिन ये भारत में देखने को मिल रही है। नॉर्थ ईस्ट में इसे काफी ज्यादा जो है इसका पालन भी करा जा रहा है। और इसके साथ एक समस्या है कि ये जो प्रजाति है, अब देखिए दो हैं, एक वॉकर फिश वो है जो प्राकृतिक रूप से मिलती थी, एक वॉकर फिश वो है जो है वो थाईलैंड में विकसित की गई थी। अब जो थाईलैंड में विकसित करी गई मछली है ये मछली प्रॉब्लमेटिक है और भारत में इसको बेचना या पालना जो है प्रतिबंधित है। कारण क्या है, कारण यह है कि यह मछली जो है वो नदी नालों में प्रवेश तक कर जाती है और वो मांसाहारी होती है और मांसाहारी होने से अदर सारे जीवों को ये खा लेती है। छोटी मछलियां अगर ये मछली जो है प्रवेश कर जाए किसी तालाब में तो सारी बाकी की छोटी मछलियों को जो है वो मारकर खत्म कर देती है, उनका शिकार कर लेती है। तो जो थाईलैंड से आने वाली चलने वाली मछली या वॉकर फिश है वो भारत में प्रतिबंधित है। एक वॉकर फिश की प्रजाति नॉर्थ ईस्ट में लोकली भी मिलती है। अब यहां याद रखिएगा ये आर्द्र भूमि क्षेत्र में उपस्थित है तथा ये जो मछली है ये भी जो भारत में नॉर्थ ईस्ट में जो है वो मूल रूप से मिलती थी, ये भी मांसाहारी है पर उतनी अग्रेसिव नहीं होती, अदर मछलियों को जो है उस स्थान पर रहने देती है, आकार इसका छोटा होता है। क्लियर है। तो दो है, एक भारत में जो है प्रतिबंधित है वो थाईलैंड वाली वॉकर फिश है। भारत के नॉर्थ ईस्ट की जो अपनी वॉकर फिश है ये सामान्य कैटेगरी में आती है, ये उतनी ज़्यादा जो है खतरनाक नहीं होती। आपको इसके बारे में नेट पर ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, पर आपको इतना याद रखना है कि वॉकर फिश आर्द्र भूमि क्षेत्र में मिलने वाली मछली नॉर्थ ईस्ट में मिलती है। अब इसे चलने वाली क्यों कहा जाता है, क्योंकि कीचड़ के मैदानों में भी सर्वाइव कर लेती है। जिस प्रकार से सर्प आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए जो है वो सर्वाइव कर पाती है। तो आई थिंक आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, आप लोग जो है इस सीरीज से काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो अनदर पार्ट लेकर आएंगे इसका। अभी हम एक मैपिंग का छोटा सा पार्ट जो है इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोच रहे हैं। फाइन, अगर आपको पसंद आता है तो आप उससे जो है वो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए बच्चों, आप अपने कमेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं, मैं सारे कमेंट्स को देखता हूं और जितना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होगा, याद रखिए पेपर में इससे रिगार्डिंग प्रश्न आते हैं और आपको ये कंटेंट जल्दी ही देखने को नहीं मिलेगा ईजिली किसी प्लेस पे।
फाइन। तो कोशिश करें कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। जितना जो है इसमें एंगेजमेंट बढ़ेगा, हम उतना ज़्यादा मोटिवेट होंगे आगे इसी प्रकार के वीडियोस को लेकर आने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।